तो 13 अप्रैल 1919 यह भारत के इतिहास का एक ऐसा खौफनाक दिन था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस दिन तकरीबन 2500 लोग पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग पार्क में इकट्ठा होते हैं। ये सभी लोग ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले थे। तभी इसका खबर वहाँ के ब्रिगेडियर जनरल डायर को पड़ती है और उसके एक आदेश के ऊपर इन सारे बेगुनाहों लोगों के ऊपर लगातार 10 मिनट से ज्यादा तक फायरिंग कराई जाती है। भीड़ में आदमी के साथ साथ बच्चे और औरतें भी मौजूद थे जो कि अपना जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अंत में उसे अपना जान बचाने के लिए कुआं में भी कूदना पड़ा, लेकिन कुआं में भी दम घुटने की वजह से वो सभी लोग मारे जाते हैं। देखते ही देखते इस पार्क में 1000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और 1500 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। और इन सभी के बीच एक आदमी इन सारे घटनाओं को अपने आंखों से देख रहा था, लेकिन उस समय वो कुछ भी नहीं कर पाया। बाद में जाकर उसने ब्रिटिश सरकार से इन सारे घटनाओं का बदला लेने का ठाना। दोस्तों, मैं किसी और का नहीं बल्कि मैं बात कर रहा हूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारे ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरी सरदार उधम सिंह थे। आइए आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और कैसे सरदार उधम सिंह ने इसका बदला ब्रिटिश सरकार से लिया। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जाता है इंडिया में रॉलेट एक्ट को लागू करना। अब ये रॉलेट एक्ट क्या है, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो रॉलेट एक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा कि क्या कारण थे कि रॉलेट एक्ट को इंडिया में लागू किया गया। दरअसल 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड यानी 1900 ईस्वी के बाद से ही भारत में क्रांतिकारी विचारधारा की शुरुआत हो जाती है। यानी भारत में ऐसे क्रांतिकारी विचारधारा वाला लोग सामने आते हैं जो कि अपने देश को गुलामी से हटकर आजादी की ओर देखना चाहते थे। समय समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत में अलग अलग रूल और एक्ट को लगाने के वजह से भारत के लोग काफी ज्यादा परेशान रहते थे। स्पेशली भारत की युवा पीढ़ी में इन सारे घटनाओं के वजह से क्रांतिकारी विचारधारा की शुरुआत हो जाती है। समय के साथ साथ भारत के लोग, स्पेशली भारत की युवा पीढ़ी जो कि अपने ऊपर होते हुए अत्याचारों को और भी नहीं देख सकता था, और इन्हीं रेवोल्यूशनरी आइडियाज को बढ़ते हुए देख ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं न कहीं ये डर लगने लगता है कि कहीं ये लोग सच में दोबारा से क्रांति की शुरुआत न कर दे। 1857 के क्रांति से ये लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि इसे पता चल गया था कि अगर सच में भारतीयों ने 1857 के जैसा क्रांति दोबारा से शुरुआत किया तो इस बार हमारा यहाँ पे रहना मुश्किल हो सकता है। और 1857 के क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं न कहीं भारत के लोगों के मामले में बहुत ही कम टांगा रहता था। अब कहीं न कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये शक होता है कि अगर ये लोग फिर से एकजुट हो जाएंगे तो ये क्रांतिकारी विचारधारा और भी ज्यादा लोगों में फैलेगी। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 1 लड़ रहा था जिसमें भारतीय सैनिकों ने उसे कई सारे मोर्चों पे लड़ाई करके जीत भी दिलाई थी। कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स एक तरफ भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी विचारधारा और वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 1 से परेशान हो जाता है और भारत में रॉलेट एक्ट को लागू करती है जिसमें 4 से ज्यादा लोग किसी एक जगह पे खड़ा नहीं हो सकता था। अगर पुलिस को किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये शक होता कि हमारे सरकार के लिए खतरा है तो उसे बिना किसी भी परमिशन के अरेस्ट कर सकती थी। अरेस्ट करने के बाद उसे जेल में ही 2 सालों तक बंद करके रखा जाएगा। उसे कोर्ट कचहरी में पेशी नहीं की जाएगी। वो व्यक्ति अपने सफाई के लिए कोई पर्सनल वकील भी नहीं रख सकता था। इसके अलावा 2 साल बाद उसे छोड़ा भी जाता तो उसके ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती, जैसे वो किसी भी पब्लिक या फिर सोशल गैदरिंग का हिस्सा नहीं हो सकता है। वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट होने वाले प्रोटेस्ट में भाग नहीं ले सकता है। दोस्तों, कहीं न कहीं रॉलेट एक्ट एक व्यक्ति के बेसिक ह्यूमन राइट को वायलेट कर रहा था। इसे कांग्रेस और अदर बड़े बड़े लीडर के द्वारा भी विरोध किया गया। अब दोस्तों, ये क्रांतिकारी विचारधारा भारत के अलग अलग रीजन में तो फैली रही थी, लेकिन स्पेशली पंजाब के रीजन में कुछ ज्यादा ही देखा जा रहा था। अब पंजाब के लोगों ने कहीं न कहीं इस रॉलेट एक्ट से तंग आकर इसे विरोध करने का सोचा। हालांकि ये प्रोटेस्ट कुछ ऐसा नहीं होने वाला था कि रोड जाम करके ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट नारे लगाए जाएंगे, बल्कि ये लोग सोचते हैं कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। इसके लिए ये लोग जलियांवाला बाग पार्क को चुनते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम बिना किसी प्रोटेस्ट किए हुए इस पार्क में हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को शांति से कहेंगे कि आप इस रॉलेट एक्ट को हटा दीजिए। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यह साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिया गया था कि 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकता है। और जैसी ये खबर वहाँ के ब्रिगेडियर जनरल ओडायर को पड़ती है कि ये लोग काफी ज्यादा मात्रा में जलियांवाला बाग पार्क में इकट्ठा हुए हैं, तभी पंजाब के ब्रिगेडियर जनरल ओडायर अपने मिलिट्री ट्रूप्स को लेकर वहाँ पर पहुँचती है। ब्रिगेडियर जनरल ओडायर
ओडायर के एक आदेश के ऊपर इन सारे लोगों के ऊपर 10 मिनट से ज्यादा तक फायरिंग की गई। इस पूरे घटना के दौरान 1000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और 1500 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। बाद में जाकर इस पूरे घटना के जांच के लिए हंटर कमेटी को बुलाया गया और इसमें दोषी जनरल ओडायर को सजा देने के बजाय सिर्फ उसे इंडिया से ट्रांसफर कर दिया गया और इस घटना के जांच के लिए हंटर कमेटी को पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर के अंतर्गत लाया गया था। दोस्तों यहाँ पर ब्रिगेडियर जनरल ओडायर और माइकल ओडायर ये दोनों अलग अलग व्यक्ति का नाम है। इन सारे दर्दनाक घटनाओं को हमारे ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरी सरदार उधम सिंह ने अपने आंखों से देखा था और इसी घटना के बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर को उसी के घर में लंदन में घुसकर उसे गोली मार दी। दोस्तों सरदार उधम सिंह के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बन सकती है। अगर आपको जानना है कि सरदार उधम सिंह ने इसका बदला कैसे लिया तो आप कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही।